नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजधर्म। आपके साथ मैं हूं अदिति। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं। इस दौरे का और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं, वहाँ पर क्वाड मीटिंग हो रही है, जहाँ पर 4 देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, इनकी भी मुलाकात होगी। इस मीटिंग के क्या मुद्दे रहेंगे, इसका क्या आउटकम निकल कर आ सकता है, इन सारी ही बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा जी। हम इनसे सारे मुद्दों पर बात करेंगे जिन वैश्विक स्तर पर मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है अमेरिका में। इन सारी ही चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राजधर्म पर। सबसे पहला सवाल यही है कि जो बाइडेन के साथ मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, इसका क्या आउटकम निकल कर आ सकता है पड़ोसी देशों के लिए, जिन देशों में इस दौरे को लेकर चर्चा बनी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन पर क्या आउटकम निकल के आ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अमेरिका और हिंदुस्तान विश्व के 2 बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग कॉमन थ्रेट शेयर करते हैं, अमेरिका और हिंदुस्तान। अमेरिका के जो सुपर पावर 1 स्टेटस है, उसको चीन बहुत एग्रेसिव तरीके से उसको चुनौती दे रहा है। अमेरिका जानता है कि चीन हर एक प्रयत्न करेगा कि अमेरिका कमज़ोर पड़े। चीन हमारा भी दुश्मन है, क्योंकि उसकी जो जोंगहुआ की सोच है, जोंगहुआ का जो शब्द है, उसका मतलब होता है एपी सेंटर। मतलब चीन विश्व के शक्ति का एपी सेंटर बने, इस विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बने। ये माओ त्से तुंग के ज़माने से चीन की फिलॉसफी स्ट्रेटजी रही है। अमेरिका इस बात को समझता है। तो हम लोग पास कॉमन एनिमी है, वो है चीन, अमेरिका का और हिंदुस्तान का। और विश्व के यदि खतरा की बात करें तो खतरा 2 तरीके से देखा जाएगा, आतंकवाद और विस्तारवाद। चीन की विस्तारवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद। इसी परिप्रेक्ष्य में जब 2 देश के लीडर्स मिलेंगे अभी, तो क्या किस किस बिंदुओं पे बातचीत होगी? मेरे अनुसार 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि ग्लोबल व्यू, अंतर्राष्ट्रीय व्यू क्या है, क्या परिस्थिति है अफ़गानिस्तान में, चीन, पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है। दूसरी बात है कि चाहे आतंकवाद की बात कीजिए, विस्तारवाद की बात कीजिए, तो जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, क्लाइमेटिक चेंज की बात कीजिए, तो ग्लोबल इश्यूज़ है, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद म्यूचुअल इंटरेस्ट, तुम्हारा क्या मेरा क्या, मुझे क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए, हम दोनों मिलके क्या अचीव कर सकते हैं। तो जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, सोसाइटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, गिव एंड टेक है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। तो एक हाथ देने और लेने की जो प्रतिक्रिया है, वो तभी संभव है जब भी बातचीत होगी। तो बातचीत होगी तो लेन देन की बातचीत होगी कि हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं पारस्परिक फ़ायदे के लिए। तीसरी बात जो है ट्रेड एंड कॉमर्स। चौथी बात जो है कि हम डिफेंस के सेक्टर में कैसे कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आर्म्ड फोर्सेस एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि 2014 के पहले एकदम नेग्लेक्टेड था। पहले का कॉन्सेप्ट था नो सप्लाई ऑर्डर, मलाई नहीं तो सप्लाई ऑर्डर नहीं। राफेल उसका उदाहरण है कि जब L1 घोषित हो गया था 2011 में, तो सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? क्योंकि मलाई नहीं पहुंचा था, तो इसलिए सप्लाई ऑर्डर नहीं निकला। मोदी सरकार आने के बाद पूरा दृष्टिकोण बदल गया है। बिना पैसे के G2G बेसिस पे काम करके उसको बिना भ्रष्टाचार फ्री प्रोक्योरमेंट। अब सवाल आते हैं कि क्या क्या ये तीनों जो मैंने कहा, ग्लोबल इश्यूज, म्यूचुअल गिव एंड टेक, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डिफेंस सेक्टर, चारों पे अब आते हैं। तो जैसा अभी कमला हैरिस ने, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी ने कल बातचीत की और पाकिस्तान को संदेश दिया कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ हरकत करना चाहिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि 1996 में स्वर्गवासी माननीय उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था CCIT
कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। आज 25 साल हो गए। उनका जो स्वप्न था वो यूनाइटेड नेशंस ने पूरा क्यों नहीं किया? क्या विश्व आतंकवाद से परेशान नहीं है? यदि परेशान है तो एक्शन प्लान कहाँ गया? हम एक कदम भी आगे लिए हैं। मैं कमला हैरिस जी के वक्तव्य की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। खाली ये कह देने से कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान एक्ट करेगा? कतई नहीं, सवाल नहीं पैदा होता है। वो उसकी लाइफलाइन है। मुशर्रफ ने कहा था हाफिज सईद मेरा स्ट्रेटजिक एसेट है देश का, तो स्ट्रेटजिक एसेट को कैसे टच करेगा? आज पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के वॉच लिस्ट पे है ना, FATF में ग्रे लिस्ट में है ना, हाफिज सईद पाकिस्तान में है ना, लश्कर HM हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान में है ना, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में है ना, सलाउद्दीन पाकिस्तान में है ना, ओसामा बिन लैडन अबोटाबाद में पाया गया था ना। जब इतना एविडेंस है तो विश्व तमाशा क्यों देख रही है? वेयर इज़ द एक्शन? एक्शन क्या है? मुज़बानी कह देने से कि पाकिस्तान शुड एक्ट, क्या पाकिस्तान एक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो मेरी अपनी सोच है कि पाकिस्तान को आतंकिस्तान घोषित करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को। हम घोषित कर सकते हैं, लेकिन हम घोषित करेंगे तो लोग कहेंगे, पाकिस्तान कहेगा ये तो प्रेजुडिस्ड है। तो यूनाइटेड नेशंस पहल करे ना, अमेरिका पहल करे, पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। पाकिस्तान को जो कोalition सपोर्ट फंड के तहत पैसा अमेरिका देती रही है वो तो अभी बंद की है, लेकिन ओसामा बिन लैडन ने ओबामा ने क्या कहा था कि 20 साल से ज़्यादा तक पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ़ बनाया है। तो तुम बेवकूफ़ बने क्यों? तुम विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश हो, बेवकूफ़ बने क्यों? एक छटंकी देश आपका बेवकूफ़ बनाया और आप बेवकूफ़ बनते रहे। आप जितना पैसा दिए उसका एंड यूज़ क्या था? हाफिज सईद के पॉकेट में, या तो पाकिस्तान जनरल्स के पॉकेट में, या हाफिज सईद HM और JM के पॉकेट में। हम जानते हैं अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी इतना स्ट्रांग वो नहीं जानती। तो 20 साल आप तमाशा देख रहे, क्योंकि अफ़गानिस्तान को झुंझुना दिखा के पाकिस्तान ब्लैकमेल आपको करता रहा। तो पहली बात तो ये है। अब आज का यदि जो मीटिंग होगी, किन किन बिंदुओं पे चर्चा होगी वो है। यदि हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो अफ़गानिस्तान की बात होगी, चीन की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी। अफ़गानिस्तान की क्या बात होगी कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, जिस तरह से नारियों का अपमान हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो एक मानवता के नाम पे कलंक है। तो क्या विकल्प है, हमको क्या क्या करना चाहिए? दूसरा कि जो सरकार बनी है वहाँ, उसके रिकॉग्निशन पे भी बातचीत चल सकती है। तीसरी बात कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है अफ़गानिस्तान पे, उस पे चर्चा, उस पे क्या काउंटर खेलना है। चौथा, चीन की विस्तारवाद नीति, चीन का साउथ चाइना सी में प्रोवोकेटिव रोल। फिर क्वाड का इम्पोर्टेंस। देखिए, क्वाड और ऑकस में आपको फ़र्क समझने की ज़रूरत है। क्वाड एक नॉन मिलिट्री अलायंस है जिसका मुख्य उद्देश्य है चीन को साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में चुनौती देना। और चुनौती अकेले नहीं, जब चक्रव्यूह में चारों तरफ से आप दुश्मन को घेरते हैं तो सफलता गारंटीड है। वो चारों देश हैं, अमेरिका है, हिंदुस्तान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये एक क्वाड जो है एक नॉन मिलिट्री अलायंस है जो इंडो पैसिफिक सेंट्रिक है। दूसरी बात, हम ऑकस पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA, ये तीनों का मिलिट्री अलायंस है। तो ऑकस और क्वाड में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। ये तीनों मिलिट्री जो मिला है, ऑकस का जो मिलिट्री अलायंस है, ये बहुत ही अच्छी बात हुई है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई संगठन नहीं था जो इन तीनों देशों का जिसमें मिलिट्री अलायंस था। नाटो है, लेकिन एक चाइना सेंट्रिक एक मिलिट्री अलायंस क्रिएट करने की जरूरत थी, जो अभी किया है। इस पे बातचीत होगी, ग्लोबल क्लाइमेटिक चैलेंजेस पे बात होगी, कोविड-19 पे बात होगी, आतंकवाद को कैसे कॉम्बैट करना है, लड़ना है, उस पे बात होगी। आपका अफ़गानिस्तान जैसे मैंने कह दिया। फिर रेडिकलाइजेशन को कैसे रोका जा सकता है, उस पे बात होगी। हिंदुस्तान और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है
चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स में हो या डिफेंस सेक्टर में हो, उस पर बातचीत होगी। क्या क्या मिलिट्री इक्विपमेंट हम अमेरिका से ख़रीद सकते हैं, उस पर बातचीत होगी। अभी देखिए कल परसों का न्यूज़ है कि चेतक के 2 मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, एक मेजर रोहित और एक और अफसर की मौत हुई है। 20-25 साल से हेलीकॉप्टर चल रहा है। एक मिलिट्री इक्विपमेंट का शेल्फ लाइफ या लाइफ होती है 15 साल। 15 साल में रिप्लेस होना चाहिए, नहीं होता। जब इसरो इतना अच्छा काम कर रहा है तो DRDO वगैरह भी अब अच्छा काम करना शुरू हुए हैं। पहले DRDO अच्छा काम क्यों नहीं करता था? मैं एक दिन लोकसभा टीवी पे था, DRDO का जो अफसर था उसने खुद कहा कि हम लोगों ने कहा कि हमको क्या करना है, तो कांग्रेस सरकार ने कहा आप तनख्वाह लो और चुपचाप बैठे रहो। ये उस अफसर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोकसभा टीवी में उसने ओपनली, मैं उस टीवी पे बैठा था। तो सवाल है कि जब लोगों की जो सत्ता में है उनकी सोच है कि मलाई खाओ तब मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर से खरीदो। देखिए मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज में मेक एंड बाई डिसीजन होता है। मेक में मलाई नहीं है, बाई में मलाई है, तो लोग बाई करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हिंदुस्तान और को हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो अमेरिका गैप फिल करेगा। रूस से जो हम खरीदते रहे हैं, तो जब एक सेलर होता है और एक बायर होता है तो बायर कैप्टिव हो जाता है, एक कैदी हो जाता है, वो अपनी मनमानी रेट लगाता है। और मुझे पता है कि जो लाइफ स्पेयर सपोर्ट, जो पूरे इक्विपमेंट की लाइफ सपोर्ट होती है पूरा स्पेयर्स लाइफ में, नहीं मिलता था रूस से। रेट भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जब कंपटीशन हो जाता है, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, रूस, कंपटीशन होता है तो हमको बेस्ट प्राइस मिलता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में कंपटीशन इज़ द एसेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो ये बात होगी। फिर अच्छा, इस चीज़ से जो 5 CEO के साथ, ग्लोबल CEO के साथ मीटिंग की, उसका भी लक्ष्य यही निकल के आ रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया ग्रो करना चाहता है। मैंने जैसे कहा ना, तीसरा बिंदु ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी एप्पल के CEO से मुलाकात होगी। एप्पल ने पिछले साल अपना यहाँ बेस क्रिएट करना शुरू किया है। जैसा अभी 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने क्या कहा, यही समय है, यही समय, 3-4 बार उन्होंने कहा। उनका हिंट बहुत साफ था, यही मौका है कैपिटलाइज करने का। कोविड के चक्कर में लोग चीन से इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आए। तो इसका 2 फायदा होगा, रोजगारी मिलेगी, हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का, हमारे लेबर को, वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, हम चीन को कमज़ोर करेंगे, हम सशक्त होंगे। वैसे इक्विपमेंट जो हम बाहर विदेश से लेते थे वो अब हम हिंदुस्तान में लेंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब जो मोदी जी की कल्पना है, वो हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और ये बहुत ही गेम चेंजर होगा हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था के लिए। तो इस पे बात होगी। फिर इसको लेकर के चीन ने भी बोला है कि ये जो क्वाड देश हैं, ये कहीं ना कहीं विरोधी देश हैं जो हमारी पावर को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये एक बिहार में फ्रेज है, खिसियाल बिलाई खम्बा नोचे। नोचने दो खम्बा, चीन तो नोचेगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे हम किसी के पेट में लात मारेंगे तो क्या हमारे लिए मधुर गीत गाएगा? नहीं, वो तो अटैक करेगा, करने दो, कोई फर्क। हम तो चाहते हैं वो चीखे। चीन और पाकिस्तान की चीख हमारे लिए मधुर गीत होती है, आनंद होता, हमारा आनंद प्रफुल्लित हो जाते हैं जब उसको देखते हैं कोई तड़पड़ा रहा है। तो मुझे अभी भी देखने को मिल रही है, बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर, लगातार वो डर रहा था कि मेरा नाम ना आए, और वही चीज़ हो गई। तो जब एप्पल से बात होगी, फिर क्वालकॉम से बात होगी, एडोब से बात होगी, फर्स्ट सोलर से बात होगी, जनरल एटॉमिक से बात होगी, ब्लैकस्टोन से बात होगी, इन सब कंपनियों के CEOs के साथ मोदी जी खुद मिलेंगे। आप देखिए 135 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री यदि CEO से 1-to-1 मीटिंग करते हैं तो जो गिव एंड टेक होगा, तुम्हारा क्या मेरा क्या, एक दूसरे को कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन कैसे हो दोनों के लिए, तो बात बनती है। एक आदमी CEO को महत्व, CEO आफ्टर ऑल CEO है, उसको जब महत्व आप देती हैं तो वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड लेगा, आपके लिए बेस्ट ऑफर देगा। और मोदी जी को कहेगा सर मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है और मेरी अपनी सोच है कि मोदी जी बहुत परिपक्व और शतरंज का चाल एकदम गिन गिन के चलते हैं और बहुत बढ़िया बाखूबी के साथ खेलते हैं।
और उनके चाल का मतलब क्या है लोगों को 6 महीना 7 महीने के बाद समझ में आता है। वो चाल तो चल देते हैं लेकिन लोगों को समझ में आता है बाद में कि उन्होंने किया क्या। और जो मोदी जी के विदेश विजिट पे प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि खर्चा हो रहा है, आज देखिए हम लोग ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। आज मोदी जी की सब जगह वाहवाही हो रही है। आज हिंदुस्तान का जो टीआरपी है विश्व के नज़रों में कितना बढ़ गया है। जो हिंदुस्तानी विदेश में रहते हैं वो खुद कहते हैं हम अब गौरवशील महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। यही हिंदुस्तानी पहले रोते थे जब सेकंड रेट सिटीजन का स्टेटस इनको मिलता था। ये नया हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो चीन को घुटने टेकवाता है, पैगोंग त्सो लेक में पाकिस्तान को घुटने टेकवाता है, बालाकोट देता है। पहले क्या होता था, जब ताज पे अटैक किया कसाब ने तो क्या हुआ, जब एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं हरकत की? तो दम नहीं था। मुस्लिम वोट खराब हो जाएगा यहाँ पे। ये मौजूदा सरकार नहीं है, राजनीतिक कारणों के चलते एकदम एक्शन ही नहीं लिया, पॉलिटिकल विल नहीं था, इच्छा शक्ति नहीं थी। मोदी जी ने क्या किया पुलवामा के बाद, लो बालाकोट लो। बालाकोट मतलब आईबी क्रॉस, बालाकोट स्ट्राइक मतलब आईबी क्रॉस मतलब वॉर। तो हमने तो वॉर किया। क्या कर लिया पाकिस्तान ने? बहुत बोलता है ना न्यूक्लियर पावर, क्या कर लिया हमारा? हम तो ठोक के आ गए। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान भी जानता है, चीन भी जानता है ये मोदी सरकार है, ये नया हिंदुस्तान है। सेना वही है लेकिन पावर, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति से फर्क पड़ जाता है। पूरे गेम में टाइटैनिक शिफ्ट आ जाता है, पूरा गेम बदल जाता है। लोग जानते हैं मोदी जी की तरफ देखे, हिंदुस्तान की तरफ देखे तो तुम्हारा हम आँख निकाल लेंगे, तुम अंधे हो जाओगे। तो ये खेल जो है ना, ये खेल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सेना का एक अफसर होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि देश सुरक्षित है और देश एक ऐसे व्यक्ति, योगी, मतलब मोदी जी एक योगी हैं, एक संत हैं। उनको तो न पैसे से मतलब है, न किसी से मतलब है, न परिवार है। 18 घंटा काम करते हैं। तो ये जो मीटिंग होगा मिस्टर बिडेन के साथ, ये इसके पहले वो मिल चुके हैं, मतलब वर्चुअल मीटिंग कर चुके हैं 3 बार। इस बार जब आँखों से आँखें मिलेंगी, जब एक दूसरे को तौलेंगे, आँखों की गहराइयों में जाएंगे, तो एक दूसरे का इंटरेस्ट अप्रिशिएट करेंगे और वहाँ फिर बातें बनेंगी कि तुम्हारा क्या मेरा क्या। और मैं बताना चाहता हूँ, यदि सचमुच में अमेरिका चाहता है कि उसका वर्ल्ड सुपर पावर का स्टेटस बना रहे, कायम रहे, उसके पास और कोई विकल्प नहीं हिंदुस्तान छोड़ के। यदि एशिया में, साउथ एशिया में अमेरिका चाहता है कि चीन को चुनौती दिया जाए, इंडो पैसिफिक में भी और साउथ चाइना सी में भी, तो अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं, हिंदुस्तान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। ये उसकी मजबूरी कहो, कुछ भी कहो। हाँ, हमको भी फ़ायदा होगा। यदि एप्पल हमारे पास आएंगे तो हमारी रोज़गार बढ़ेगी। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन जितनी ज़रूरत हिंदुस्तान को अमेरिका की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को हिंदुस्तान की है। ये मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ। तो ये सब बिंदुओं पे बातचीत होगी। मेरा ख्याल है मीटिंग जब ख़त्म होता है तो आप खुद कहेंगी कि सर आपने जो कहा था वो सत्य निकला। हम वहाँ झंडा गाड़ के आएंगे, हम ढोलक बजा के आएंगे। तो जैसे संबंध डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, बराक ओबामा के साथ थे, चाहे वो पॉलिसीज़ को लेकर के हो, टेररिज्म को लेकर के हो, क्या वैसे ही संबंध पुनः स्थापित हो पाएंगे भारत और अमेरिका के बीच? मैडम, संबंध प्रेम देश से होता है। उस कुर्सी में, प्रेसिडेंट की कुर्सी में कौन बैठा है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, देश मैटर करता है। प्रेसिडेंट का जो ब्रांड है, नाम है, वो मैटर करता है। प्रेसिडेंट XY, प्रेसिडेंट Y, प्रेसिडेंट Z, इट डज नॉट मैटर। हम अमेरिका से डील कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के से डील कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान का कहाँ हित छुपा है, ये पिछली सरकारें नहीं कर पाई। मौजूदा सरकार जानती है कि हमारा हित कहाँ छुपा है। आज देखिए सऊदी अरबिया, UAE, कटार, ये सब हमारे साथ हैं। आप ये अफ़गानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप ये देखिए तो ये सब हमारे साथ हैं। और तो इसी तरह से, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि मोदी सरकार सक्षम है, कठिन फैसला ले सकती है, राष्ट्र हित में कोई भी कदम उठाने के लिए सक्षम है, किसी हद तक जा सकती है,
जंग लड़ने की ज़रूरत पड़े तो भी उसके लिए तैयार है देश। तो जब ये जानते हैं कि इतना स्ट्रांग व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है तो सब सम्मान करेंगे। देखिए, सब शक्ति की पूजा करते हैं, कमज़ोर की पूजा कोई नहीं करता, कमज़ोर को कोई सम्मान नहीं देता। लेकिन जब शक्ति सामने लोग देखते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा है तो उनका ही आदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आदर होता है। आज एक नॉर्मल इंडो अमेरिकन से पूछिए कि उसका क्या टीआरपी है, क्या उसका वैल्यू है अमेरिका में। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मिसेस कमला हैरिस हैं। तो मिसेस बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी है। हाँ, आप अमेरिका में रही हैं, ठीक है, लेकिन आपकी मिट्टी, आपके शरीर में जो खून है वो तो हिंदुस्तान का है। तो वो कहीं ना कहीं तो मिट्टी खींचती है। और उनके शब्दों के व्याख्या से, जैसे मोदी जी ने भी कहा कि उनके शब्दों का चयन से उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान का जो प्रेम है उनको खींच रही है हिंदुस्तान की तरफ। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है भविष्य उज्जवल है और सब कुछ अच्छा होगा राष्ट्र के लिए। एक आखिरी सवाल, अफ़गानिस्तान में भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी स्पष्ट कर दी, सेना वापस लेके उसने ये दिखा दिया कि वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान को इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही कोई मदद प्रोवाइड कराएगा सैन्य तौर पे। ये एक तरफ भारत का इन्वेस्टमेंट भी है। तो इस मीटिंग के क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट गया या भारत का अफ़गानिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं बन पाया तो लॉस हमारा भी होगा। तो अगर हम इस मीटिंग का अगर परिणाम निकालें, आउटकम निकालें, तो अफ़गानिस्तान को लेकर इन दोनों देशों का क्या रुख रहेगा? देखिए, पहली बात तो मैं तालिबान के लीडर को कोट कर रहा हूँ। उसने कहा है किसी भी देश का दो रोल होता है, सकारात्मक रोल, नकारात्मक रोल। जहाँ तक हिंदुस्तान का प्रश्न है, अफ़गानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान का रवैया सकारात्मक रहा है। उन्होंने हमारे एसेट को बनाए हैं, अपना पैसा खर्च किया है, तो उस सकारात्मक रोल के हम का सम्मान करते हैं और भविष्य में भी आशा करते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे करती रहे। जहाँ तक लॉस की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान बहुत गरीब देश नहीं है। हमारे पास पैसा है, $3 बिलियन तो ऐसे ही उठा के फेंक देंगे हम, वो चिंता नहीं। हमने भला किया और बस अब तालिबान पे डिपेंड करता है कि वो हमारा गुडविल चाहता है या दूसरा स्वरूप देखना चाहता है। दोनों के लिए हम सक्षम हैं। तीसरी बात, जो आपका पहला प्रश्न था, मुझे लगता है कि मिस्टर बिडेन और मिस्टर मोदी के बीच में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के बीच में जो बात होगी कि अफ़गानिस्तान में स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है, विकल्प क्या क्या है, मौजूदा हालत में दोनों देश मिलकर क्या कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है, मिस्टर बिडेन की अफ़गानिस्तान की जो हैंडलिंग हुई है उनसे छवि अमेरिका में बहुत डाउन हुआ है। वो अपने छवि को बचाने के लिए हर प्रयत्न करेंगे। उसमें हिंदुस्तान क्या योगदान कर सकता है, उस पर चर्चा होगी। क्या मिस्टर बिडेन हिंदुस्तान को बोलेंगे मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए? क्या हम लोग को अफ़गानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए? बहुत बिंदुओं पे बातचीत हो सकती है। कई ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन पे देखिए, जब 1-to-1 ऐसा मीटिंग होगा ना तो सीक्रेट मीटिंग होगा। बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। जो गोपनीय बातें होती हैं, जो बहुत ही टॉप सीक्रेट होती है, वो दो लीडर्स के बीच में होती है। रिकॉर्ड होता है लेकिन गोपनीय होती है, पब्लिक डोमेन में नहीं आती। तो मुझे लगता है अफ़गानिस्तान को डिटेल में बातचीत किया जाएगा और जो अफ़गानिस्तान से जो थ्रेट पाकिस्तान के द्वारा साउथ एशिया में होगा, और वो थ्रेट एक्सपोर्ट हो सकता है अमेरिका को, 9/11 रिपीट हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, अमेरिका पहले समझता था कि वो सागर के चारों तरफ से बचा हुआ सुरक्षित है, वो तो उसको भंग कर दिया ओसामा बिन लादेन ने, अलकायदा ने ख़त्म कर दिया। तो थ्रेट तो है। तो थ्रेट को यदि सेकेंड अटैक हुआ अमेरिका में, तो क्या मिस्टर बिडेन सुरक्षित हैं अपने गद्दी में? अमेरिकन भूलते नहीं हैं, जब वोट करते हैं, अमेरिका एक एवरेज अमेरिकन नेशनलिस्ट होता है। उसके लिए अमेरिका का झंडा सर्वोपरि है। तो जब झंडा नीचे गिरता नज़र आएगा तो क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है बहुत ही गोपनीय, बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो परिपक्व हैं, वो जानते हैं शतरंज का खेल कैसे खेलना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारे सवालों के इतने अच्छे से जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मेजर जनरल SP सिन्हा जी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।